हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो हमारी हिंदी स्पेशल का ही नेक्स्ट पार्ट है। हमने इससे पहले हिंदी की 2 क्लासेस ली हैं जिसमें हमने हिंदी के इतिहास के बारे में आपको बताया, हिंदी की जो संवैधानिक यात्रा है उसके बारे में हमने आपको बताया। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था विश्व हिंदी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो हिंदी का स्तर है उसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। यहाँ से हमारा व्याकरण जो है वो स्टार्ट होता है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्याकरण क्या होता है, जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं। देखिए, हम मानव इतिहास पे चलते हैं। सबसे पहले जब मानव यानी कि आदि मानव था, जब वो कुछ नहीं जानता था, उसे बोलना नहीं आता था, वो संकेतों का प्रयोग किया करता था, तो वो छोटी छोटी ध्वनियां शायद निकालता होगा जिससे जो भाषा है वो आनी शुरू हुई धीरे धीरे। तो उन ध्वनियों को ही धीरे धीरे उनसे ही शब्द बनने शुरू हुए और उन शब्दों का सार्थक मतलब निकालना शुरू कर दिया लोगों ने। तो जो ध्वनियां वो निकाला करते थे, वो कुछ ध्वनियां निरर्थक हुआ करती थी, कुछ ध्वनियां सार्थक हुआ करती थी। तो जो व्याकरण है, जो सबसे पहले व्याकरण है, उसमें ये है कि यदि सपोज मैंने आपसे कोई एक वाक्य बोला, जैसे खाना खाया मैंने कल, ये मैंने वाक्य बोला, लेकिन क्या ये वाक्य सही है? यदि हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य सही नहीं है। जो चीज मैं बोलना चाह रही हूँ वो चीज इस वाक्य से पता तो चल रही है, लेकिन उसका मतलब कोई सार्थक नहीं हो रहा है क्योंकि आगे पीछे हो रहा है वो चीज। यदि हम इसी वाक्य को इस तरीके से लिखेंगे कि मैंने कल खाना खाया, तो इसका जो मतलब है वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस वाक्य का क्या मतलब है कि मैंने कल खाना खाया। मीन्स हमें एक पर्टिकुलरली एक ऐसे शास्त्र की जरूरत थी उस समय में जो हमें ये ज्ञान करा सके कि जो भी ध्वनियां हमारे मुख से निकल रही हैं उनका कोई मतलब है भी या नहीं है, या वो सही है या वो गलत है। अगर हम सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करेंगे तभी तो हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाएंगे ना। यदि हम निरर्थक ध्वनियों का प्रयोग करेंगे तो हम उन विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। सपोज खाया ही है, इसको मैं याखा बोल दूं तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन खाया है तो उसका मतलब है कि खाया मतलब खाना होता है, हमने भोजन ग्रहण किया है या जो भी है, तो ये वो है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें एक ऐसे शास्त्र की जरूरत थी जो हमें इस बात का ज्ञान दिला सके कि जो भी वाक्यों का, जो भी शब्दों का, जो भी वर्णों का, ध्वनियों का प्रयोग हम करते हैं वो ध्वनियां जो है वो सही हैं या नहीं है, शुद्ध है या अशुद्ध है। क्योंकि अशुद्ध ध्वनियां यदि हम निकालेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है। अशुद्ध ध्वनियों का प्रयोग हम करेंगे तो उससे विचारों का आदान प्रदान तो होगा ही नहीं। तो क्या है कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, सुनना या बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। मतलब यदि हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो हमें एक शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, सुनना या फिर समझना हमें सिखाता है। तो व्याकरण वो है। इसके बाद हम देखते हैं, शुरुआत हम करते हैं अपनी हिंदी वर्णमाला की। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश वर्णमाला की तरह आसान नहीं है। इंग्लिश वर्णमाला समझना अपने आप में बहुत टफ है, इसीलिए शायद जो विदेशी हैं वो हिंदी वर्णमाला इतनी आसानी से सीख नहीं पाते हैं और हिंदी लैंग्वेज भी इतनी आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला की जो शुरुआत है हमारी हिंदी सीखने की वही इतनी कठिन है। तो देखिए, आसानी से हम पढ़ेंगे, इतनी भी कठिन हम बनाएंगे नहीं इसको, बहुत ईजी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, वर्णमाला क्या होती है, इससे पहले हमें वर्ण समझना होगा। वर्ण जो होता है वो ध्वनि की जो भाषा है उसकी सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जो क्या होती है, सार्थक होती है। निरर्थक नहीं होनी चाहिए। मैं बोल दूं का तो वो उसका कोई ना कोई अर्थ है। कुछ आवाजें
जैसे बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि इस चीज का क्या मतलब, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालता है। तो जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार की भी ध्वनि वो निकाल रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। बच्चा कुछ भी बोलता है, बहुत से बच्चे होते हैं बोलते ही हैं, सभी बोलते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जब वो जानना शुरू करते हैं तो वो फिर सार्थक जो शब्द हैं उनका प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन शुरू शुरू में वो कुछ निरर्थक ध्वनियां भी निकालते हैं। तो मतलब वो नहीं है, यहाँ पर सार्थक इकाई की बात हो रही है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। उस इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों के ही व्यवस्थित क्रम को हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, निरर्थक नहीं है। वो इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसके हम टुकड़े ना कर सके उसे वर्ण कहेंगे, और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहेंगे। व्यवस्थित क्रम मतलब एक सीक्वेंस से लगे हुए वर्णों की जो भी व्यवस्थित क्रम है उसको हम बोलेंगे वर्णमाला। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्णमाला में हम देखते हैं, देखिए वर्णमाला को दो भागों में बांट रखा है, या वर्णों को दो भागों में बांट रखा है। वो क्या है? स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वरों को अच भी कहा जाता है और व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। ये दो पार्ट्स हैं जिसमें वर्णों को जो है हिंदी वर्णमाला में बांट रखा है। संस्कृत में भी यही है, अच और हल। अब देखिए स्वर और व्यंजन को बांटा किस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करें स्वर की, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र का मतलब होता है किसी अन्य पर निर्भर ना रहना। मतलब वे वर्ण जो खुद के उससे ही उच्चारित होते हैं, उनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, अन्य वर्ण से मतलब स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो ये जो है ये किसकी सहायता से उच्चारित किए जाते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारण इनका किया जाता है। ठीक है, देखिए वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं स्वर। और जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अब देखिए, यदि उच्चारण की दृष्टि से जो हमने इसकी परिभाषा बताई कि स्वतंत्र रूप से जिनके उच्चारण में हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर्ण कहते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की दृष्टि से देखें तो इनकी जो संख्या है वो 10 है। हिंदी वर्णमाला में 10 है। ये आप ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में जो इनकी संख्या है वो 10 है। हम यदि इनके उच्चारण की दृष्टि से देखें, अभी हम बताएंगे आपको वर्णमाला लिखकर, तो 10 है। बाकी यदि हम वर्णमाला की दृष्टि से अगर हम देखें, वर्णमाला में यदि हम देखें तो इनकी जो संख्या है इसमें अंग और आ को लगाकर 12 हो जाती है। अंग और आह लगाकर, देखिए अंग और आह, अनुस्वार और अनुनासिक, ये ना तो स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। स्वर और व्यंजन नहीं होते, लेकिन जब हम हिंदी वर्णमाला लिखते हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम लिखते हैं, तो उनमें जब स्वर खत्म हो जाते हैं तो स्वरों के बाद इन दो को भी लिख दिया जाता है और उसके बाद व्यंजन शुरू होते हैं। तो इसलिए यदि हम वर्णमाला की दृष्टि से देखेंगे तो स्वरों की संख्या हो गई 12। और संस्कृत की दृष्टि से अगर देखें तो एक स्वर और होता है, वो होता है री, मतलब 10 और 1 जुड़कर हो गया 11। तो किसी किसी किताब में आपको मूल स्वरों की संख्या 11 भी दिखेगी, किसी किसी किताब में आपको, अब जब इसमें हमने वो जोड़ दिया तो कितना हो गया? 13 हो गया। तो मूल स्वरों की संख्या जो अन्य स्वर है उनकी 13 भी दिखेगी। तो ये कंफ्यूजिंग नहीं है अगर आप ध्यान से देखें कि अगर परिभाषा की दृष्टि से हम देखेंगे तो स्वरों की संख्या है 10। वो कौन कौन से हम बताएंगे। अगर संस्कृत वर्णमाला का स्वर हम जोड़ ले रही तो वो हो जाएगा 10 और 1 11। यदि अम और आह हम वर्णमाला की दृष्टि से देखेंगे, जो कि अयोगवाह को हम स्वरों के साथ में लिखते हैं, तो 12 और 1 जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 13। तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी है वर्णमाला की दृष्टि से? 13। और यदि उच्चारण की दृष्टि से देखें तो 11। ठीक है,
ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में ये ऐसे क्वेश्चंस ना पेपर में बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यदि वो पूरी तरीके से लैंग्वेज लिख के आपको अगर दें कि वर्णमाला की दृष्टि से जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, तो उसमें वो लोग सही आंसर उसका निकाल सकते हैं। लेकिन यदि वो दे दें कि नॉर्मली वो दे दें कि स्वरों की संख्या कितनी है और उसमें वो ऑप्शन देंगे ना, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर उन्हें ऑप्शन उस हिसाब से देना होगा कि 10 है अगर तो 10 ही दे देंगे, या 12 है अगर तो 12 दे देंगे, और बाकी के जो ऑप्शन है 20, 5 इस तरीके से देंगे जो इंसान इजीली समझ सके। लेकिन यदि 10, 11, 12, 13 ये 4 ऑप्शन है तो उसमें ये सवाल बहुत मुश्किल से आता है, बहुत रेयर केस में आता है। तो पहले जब हम स्वरों की बात करें तो हम स्वर ही पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जब बात की जाती है 11 स्वरों को लगाकर, तो 11 स्वर और व्यंजनों की संख्या कही जाती है, कहीं पर 35 है, कहीं पर 33 है, तो हम यहाँ पर अभी 33 ही लिख रहे हैं। तो जो व्यंजन है वो 44 हो गए। टोटल वर्ण कितने हो गए? 44 हो गए। ये भी, इसमें भी मतभेद है, कहीं पर 45 है, कहीं पर 46 है, कहीं पर 52 है। वो हम अभी जब आपको अभी लिख कर दिखाएंगे ना, स्वर बताएंगे, तो हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इनका, क्यों ये इनमें इतना अलग अलग हो रहा है। तो देखिए, स्वर तो हमें समझ में आ गए कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो हम पहले अपनी हिंदी वर्णमाला पर एक नजर डाल लेते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। देखिए, हमने सबसे पहले बात की थी कि जो संख्या उच्चारण यानी कि परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो हमारे 10 स्वर होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम देख रहे हैं, जो परिभाषा हमने दी है उसकी दृष्टि से हम देख रहे हैं कितने हो गए? 10। अब इसमें यदि हम संस्कृत वाला री लगा दें, वो यहाँ पर आ जाता है ऊ के बाद, बड़े ऊ के बाद। अगर वो हम लगा देंगे तो संख्या हो गई कितनी? 11। और जब हम वर्णमाला लिख रहे हैं तो अं और आहा को भी इसके साथ लिख दिया जाता है। तो अगर उस हिसाब से काउंट करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 13। हिंदी वर्णमाला में यदि स्वरों की संख्या लगाई जाए तो वो कितनी हो गई? 13। दूसरा, जब हम व्यंजन पर आते हैं, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, वो संयुक्त है। देखिए, अब हम यदि मतलब व्यंजनों की यदि हम बात करें तो देखिए, गिनने में हमें दिखेगा कि ये 5-5 की लाइन है, 25 हो गए। 25 और 8 कितने हो गए? 25 और 8 हमारे हो गए 33। तो टोटल हमारे जो व्यंजनों की संख्या है वो है कितनी? 33। ये अभी टोटल नहीं है, इसमें संयुक्त व्यंजन भी ऐड होंगे। और यदि संयुक्त व्यंजन हम जोड़ लें, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला श्र। यदि इन चारों को हम जोड़ लें तो 33 और 4 कितने हो गए? 37 हो गए। तो यदि 13 और 37 हम देखें तो टोटल कितनी हो गई हमारे वर्णों की संख्या? 50 हो गई। समझ रहे हैं आप? देखिए, मूल जो हमारे स्वर आए टोटल वो कितने आए? 13। यहाँ पर जो हमारे व्यंजन आए वो कितने आए? टोटल 33। 33 और 13 को मिलाकर कितना हुआ? 46। तो यदि मूल में आ गया तो 46। इन मूल में भी अगर हम इन दो को हटा दें, मतलब 33, अगर 13 की जगह हम 11 कर दें, ये 11 हो गया, तो कितने हो जाते हैं? 44। तो यदि पूछा जाए कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 44। यदि टोटल वर्णमाला की वर्णों की संख्या पूछ ली जाए कि वर्णमाला में जो पूरे संपूर्ण वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 13 तो आपके स्वर हो गए, 33 ये थे और 4 ये हो गए, तो 37 आपके व्यंजन हो गए। तो 37 और 13 कितने हो गए हमारे? 50। तो टोटल जो वर्ण है वो कितने हो गए वर्णमाला में? 50। तो ये हमने आपको एक ब्रीफ दिया
कि किस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, किस प्रकार से हमने इनका जो वर्गीकरण किया गया है वर्णमाला में वो किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मूल स्वर अगर आपसे पूछेंगे तो 11 हैं, यदि वर्णमाला की दृष्टि से पूछेंगे तो 13 है, क्योंकि 2 हमने जोड़ दिए अम और आहा। यदि मूल व्यंजन आपसे पूछेंगे तो 33 हैं, यदि संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर उसमें पूछा जाएगा तो कितने हैं हमारे 37। इस प्रकार संपूर्ण वर्णमाला में तो 50 होगा, यदि मूल वर्ण पूछे जाए तो कितने हैं 44। वो मैंने आपको ध्यान से बता दिया, आप इस चीज को ध्यान से याद करें कि किस तरीके से हमने वर्णमाला को विभाजित किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमने स्वरों के बारे में बताया तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ लेते हैं। देखिए ये स्वर मैंने लिखे हुए हैं, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगना। स्वरों में हमें क्या पढ़ना है, देखिए हमने आपको बता दिया कि स्वरों की संख्या जो टोटल है वो कितनी हो गई 13, इनको जोड़कर। अभी हम इन्हें हटा देते हैं क्योंकि हम अलग से स्वर पढ़ रहे हैं, ये अयोगवा हैं, ये बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इनके जो भेद हैं वो स्वरों के भेद पढ़ लेते हैं। स्वरों के भेद 3 प्रकार में है ये, 1, 2 और 3। स्वरों के भेद में सबसे पहला आता है मूल स्वर, इसके बाद आता है संयुक्त स्वर और इसके बाद आता है प्लुत स्वर। मूल स्वर देखिए क्या है, जब हम हिंदी वर्णमाला के ही स्वरों की संख्या की तरफ ध्यान देंगे तो कुछ स्वर हमारे ऐसे हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। देखिए हमें इनकी इसे भी मैं हटा देती हूँ अभी। ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में हमें ज्यादा मात्राओं यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। देखिए हम अ बोलेंगे, आ, 2 ई, मतलब हमें 2 मात्राओं का समय लग रहा है। तो मूल स्वर ये नहीं है, इनको बोलने के लिए हमें 2 मात्राओं का समय लग रहा है, लेकिन जिनको बोलने के लिए हमें सिर्फ 1 मात्रा का समय लग रहा है उन्हें हम बोलेंगे क्या, स्वर। कौन से स्वर, मूल स्वर। और वो ये नहीं आएंगे, देखिए मैं बता देती हूँ, आ, ई, उ, सिर्फ ये 3 जो हैं वो हैं हमारे मूल स्वर। कहीं कहीं पर ये भी लिखा होता है इसमें, अगर हम संस्कृत को जोड़ ले तो हमारे मूल स्वर कितने हैं, आ, ई, उ, क्योंकि हमें इनको बोलने के लिए 1 मात्रा का समय लग रहा है और किसी का लग रहा है। इसको भी नहीं लगता, इसको भी मैं बताऊंगी भी किस प्रकार से नहीं लगता है, लेकिन ये और ये 3 हमारे हो गए मूल स्वर, और वी को भी अगर हम संस्कृत का काउंट करेंगे तो ये भी आ जाएगा। दूसरा हमारा संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है दीर्घ स्वर, सॉरी संयुक्त नहीं है ये, यहाँ पे संधि है, संधि स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। यदि हम दूसरे टाइप के स्वर की बात करें, संधि स्वर की बात करें, तो वो 2 प्रकार का है, एक है दीर्घ स्वर और एक है संयुक्त स्वर। जिनको हम बचपन में पढ़ते हैं ना, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो वो जिन के आगे बड़ा आता है उन्हें हम बोल देते हैं दीर्घ स्वर। किस प्रकार से, देखिए क्यों बोला जा रहा है वो तो बच्चों वाली बात हो गई याद करने की, लेकिन किस प्रकार से, जब 2 प्रकार के स्वर मतलब एक समान स्वर 2 जगह पर मिलकर एक स्वर का निर्माण करें तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, मतलब सजातीय स्वरों से मिलकर जो बनता है। सजातीय स्वरों से मिलकर ये जो दीर्घ स्वर हैं वो बनते हैं। किस प्रकार से, देखिए आ जो है इसको बनने में हमें छोटा आ 2 बार चाहिए, सेम सजातीय मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। जो बड़ा आ है उसको बनने के लिए हमें 2 जगह छोटा आ चाहिए। जब हम 2 बार छोटे आ को बोलेंगे तो आ बनेगा। इसी प्रकार बड़ी ई के लिए हमें 2 जगह छोटी ई चाहिए और ऊ के लिए हमें 2 जगह छोटा ऊ चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 3 स्वर हैं वो हमारे हो गए दीर्घ स्वर। समझ रहे हैं आप, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इन्हें बनने के लिए सेम एक जैसे स्वरों की संख्या, एक जैसे स्वरों को 2 बार जब बोला जाता है तो उन्हें हम दीर्घ स्वर बोल देते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं। विजातीय मतलब डिफरेंट स्वर। विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं। कैसे, देखिए ये तो सेम से मिलकर बन रहे थे ये और ये, अब हम इस पर आएंगे, ए पर अगर हम आएंगे देखिए ये कैसे बनेगा,
आ प्लस ई, आ प्लस ई से मिलकर ए बन रहा है। बड़ा ए कैसे बनेगा, आ प्लस ए से मिलकर ये आई बनेगा। ऐसे ही आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बनेगा, और ऐसे ही आ प्लस ओ से मिलकर औ बनेगा। विजातीय मतलब अलग अलग स्वरों से मिलकर, अलग है ना, आ अलग है, ई अलग है। आ और ई को मिलकर बना ए, और आ और ए को मिलकर बना आई। आ और ऊ को मिलकर बना ओ, और आ और ओ को मिलकर बना औ। तो ये हमारे चार जो हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं, ये वाले चार। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं और ये हमारे मूल स्वर हैं। मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, तो कहीं कहीं पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ह्रस्व स्वर जो है वो यही होते हैं, आ ई उ। री को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये नहीं दिया होता क्योंकि ये संस्कृत का स्वर है। लेकिन मैं पढ़ा रही थी, मैंने फिर भी आपको बता दिया। अब लास्ट हमारा बचा प्लुत स्वर। तीसरा पार्ट क्या है, प्लुत स्वर। ये वर्णमाला का पार्ट नहीं है, ये जो स्वर है ये वर्णमाला का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको एक उच्चारण की दृष्टि से इसमें जोड़ लिया गया है। वो किस प्रकार से, देखिए, प्लुत स्वर को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि यदि हम कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम खींच कर बोलते हैं, जैसे सपोज राम है, ठीक है, राम किस प्रकार से बोला, राम, रा प्लस मा, राम बोल दिया हमने। लेकिन यदि हम इसको लंबा खींच के बोले तो हम बोलेंगे राम। तो जो आ की ध्वनि है वो हमने खींच दी, समझ रहे हो, हमने उसको खींच कर बोला। तो जब हम उसको खींच कर बोलेंगे तो उसके बीच में लिखित भाषा में इस प्रकार से ये वर्ण आकर जुड़ जाते हैं, और इन स्वरों को बोला जाता है प्लुत स्वर। जब किसी भी शब्द को खींचकर बोला जाए तो उसमें जिस ध्वनि को हम खींचते हैं उस ध्वनि को प्लुत स्वर बोला जाता है। जैसे राम, राम, तो आ को हमने कई बार खींचा है, बहुत लंबा खींचा है, उस ध्वनि को हमने बार बार उच्चारित किया है, तब जाके वो पूरा वर्ड पूरा हुआ। तो ये वाली जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, प्लुत स्वर। बाकी कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन आएगा अगर कि निम्न में से प्लुत स्वर छांटिए, तो ये वाला जहां पे भी ये दिखे आपको, ये एस जैसा निशान, वही वो क्या होगा, प्लुत स्वर। आपको वही टिक करके आना है। तो किस प्रकार हो गए हमारे स्वरों के भेद, पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। मूल स्वर में कौन थे, ह्रस्व स्वर, यानी कि जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं है, जो सिंगल ध्वनियां होती हैं, जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। संधि स्वर, जिन्हें बोलने में हमें दो मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। और ये दो प्रकार के हैं, दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ मैंने बताया सजातीय स्वरों से मिलकर, और ये संयुक्त मैंने बताया विजातीय स्वरों से मिलकर। इसी प्रकार प्लुत स्वर को है, जब हम खींचकर किसी ध्वनि को बोलते हैं तो खींची जाने वाली ध्वनि को क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर बोला जाता है। तो ये हमारा स्वरों का जो कंसेप्ट है, ये अभी यहाँ पर ये वाले भेद खत्म हो गए। अब हम इनका उच्चारण और देख लेंगे। इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, जरूरी है, क्योंकि कभी कभी उच्चारण की दृष्टि से भी ये चीज आ सकती है। स्वर पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्वर किस भाग से, जीभ के किस भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये हमने मूल वाले लिए हैं, अभी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि तो हम इनके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से यदि हम देखें, उच्चारण की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मैं इसी से लिख देती हूँ, इंक कम हो गई है। नंबर 1 है अग्र स्वर, नंबर 2 है मध्य स्वर, और नंबर 3 है पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च, ये जो तीनों स्वरों की जो नाम दिए गए हैं वो जीभ के आधार पर दिए गए हैं। जिह्वा जो हमारी होती है वो किस प्रकार से, देखिए, जिह्वा का जब आगे का भाग ऊपर उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ऊपर उठता है, उनको हम बोलते हैं अग्र स्वर। मतलब जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। अग्र स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है। मध्य स्वर में क्या होता है, जीभ जो है वो समान अवस्था में रहती है,
जैसी है वैसी ही रहती है, हमें ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। ना तो हमें आगे का भाग ऊपर उठाने की जरूरत है, ना हमें पीछे का भाग ऊपर उठाने की जरूरत है। पश्च स्वर में क्या होता है, जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है। उन स्वरों को हम पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है उन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर। अग्र स्वर, जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अग्र स्वर में जो उदाहरण है वो है ई, ए और आई। ये चार वर्ण जो हैं, चार स्वर जो हैं, उन्हें बोलने में जो जीभ का अग्र भाग है, आगे का भाग है, वो ऊपर उठता है। आप बोलकर उच्चारित करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मध्य स्वर में है हमारा सिर्फ आ, सिर्फ छोटा आ, बड़ा आ नहीं है, बड़ा हमारा इसमें है। पश्च स्वर में सिर्फ आ है, जिसे हम, जो हमारी जीभ है वो समान अवस्था में रहती है, ना तो इसका ऊपर वाला भाग ऊपर उठता है, ना ही इसका नीचे वाला भाग ऊपर उठता है। अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो इसमें जीभ का जो है ऊ, ओ और औ, ये 5 स्वर हैं जो पश्च स्वर यानी कि जीभ के हमारे पश्च भाग को जब ऊपर उठाया जाता है तब इनका उच्चारण होता है। तो ये उच्चारण की दृष्टि से हो गया अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है, आगे का भाग ऊपर उठता है, आ, ई, ए, ऐ। और ऐसे ही मध्य स्वर, जीभ का समान, मतलब जीभ समान अवस्था में रहती है, ना आगे का भाग ऊपर उठता है ना पीछे का भाग ऊपर उठता है, तो ये हमारा छोटा आ। और ये पश्च स्वर में क्या है, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, इसमें बड़ा आ, ऊ, ओ, औ। ये हमारे 5 स्वर हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे स्वरों का जो भाग हुआ वो खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से बनानी पड़ती है। यदि मैं इसमें बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको आगे का पढ़ना है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।